हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने क्या किया, युद्ध का त्याग कर दिया। युद्ध क्या होती है? युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। जिसने लड़ाई करना ही बंद कर दिया कि अपने जीवन में मैं आज के बाद जो है क्या करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा किसी से। क्योंकि लड़ाई में देखो क्या होता है, जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोगों के क्या रिश्तेदार मारे जाते हैं, किसी के हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है। ठीक है, तो बहुत ही दर्दनाक होता है युद्ध। तो इसलिए ये अशोक जो है, अशोक एक ऐसा सम्राट है जो कि क्या है, जिसने युद्ध करने का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब देखो, एक बहुत बड़ा राज्य है और एक साम्राज्य है। राज्य क्या होता है और साम्राज्य क्या होता है? देखो, राज्य हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए 28 राज्य अलग अलग, 1 2 3 4 5 6। जैसे उत्तराखंड राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये क्या है? राज्य है। अब साम्राज्य है। साम्राज्य क्या होगा? इन सब राज्यों को मिला के जो क्या बनेगा, एक साम्राज्य बनेगा। इन सभी राज्यों को मिला के क्या हो गया, एक साम्राज्य। समझ पाए बात को? क्लियर होगी बात? तो हम बात करते हैं। देखो, आपने नोट देखा है? नोट 1000 का, 10 का, 500 का, 5 का। देखो, नोटों पे क्या है ना, चित्र बने होते हैं। रुपए पैसों को देखा होगा आपने, तो उस पर चित्र बने होते हैं, ठीक है ना। और एक क्या है, शेर का चित्र बना होता है उस पर, देखा होगा आपने, एक शेर का चित्र बना होता है। और उस शेर का जो है बहुत लंबा इतिहास है, ठीक है ना। उसी को हम जानेंगे। क्या है, देखो, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। तो वो जो शेर है ना, जो आप नोटों पे देखते हो, बच्चों इधर देखो, जो नोटों पर आप छपा हुआ देखते हो, वो शेर किसको काट कर बनाया गया? पत्थरों को काट कर बनाया गया। फिर उन्हें जो है सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में जो है स्थापित करा दिया गया। स्तंभ क्या होता है? खंबा, ठीक है ना। पत्थर से उनको जो है कर करके छेनी हथौड़े से कर करके उसको बनाया गया और एक स्तंभ में स्थापित कर दिया। कहां पर? सारनाथ में, ठीक है। और यह समझने की कोशिश करें कि उस राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। देखो, इतिहास में जो महानतम राजाओं में से एक हुआ अशोक। हम अशोक की कहानी आज पढ़ेंगे, जो कि एक अनोखा शासक है जिसने क्या है, युद्ध करना ही छोड़ दिया। क्या प्रण लिया उसने? युद्ध नहीं करूंगा। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक हुआ कौन? अशोक। और अशोक के निर्देश पर ही क्या है, इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर जो है अभिलेख, पत्थर स्तंभ जो है पत्थरों पर अभिलेख क्या करे गए, उत्कीर्ण किए गए, बनाए गए। अभिलेख मिले ना हमें, अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेख से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अशोक के निर्देश पर बनाए गए थे ऐसे कई अभिलेख मिले। और अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। किसने की थी? देखो, अशोक है, अशोक के दादा का नाम क्या है? अशोक के दादा का नाम है, क्या नाम होगा अशोक के दादा का? बताओ बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य किसके दादा हुए? अशोक के दादा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है स्थापना की थी किसकी, किस साम्राज्य की? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन कर रहा है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन कर रहा है, उस साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? अशोक के दादा ने करी थी, जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की थी? लगभग 2300 साल पहले की थी। कितने साल पहले की थी? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? चाणक्य, या कह सकते हैं कौटिल्य। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति था। कौन था? बुद्धिमान व्यक्ति था। और ये क्या करता था? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करता था। ये बुद्धिमान व्यक्ति इनकी इसकी क्या करता था? सहायता करता था, हर कामों में सहायता करता था। चाणक्य के कई विचारों में हमें जो है अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी मिलती है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र किताब मिलती है हमें, ग्रंथ। और साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। भाई, साम्राज्य बहुत बड़ा था और वहां क्या था, बहुत सारे नगर थे। साम्राज्य की राजधानी क्या थी? साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। उज्जैन, उज्जैन। तक्षशिला, क्या थी? तक्षशिला, तक्षशिला। ये क्या थी? राजधानियां थी। और प्रमुख नगर थे। क्या थे? प्रमुख नगर थे। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का एक क्या था? रास्ता था। उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने का क्या था? एक रास्ता था। ये देखो, भारत का मैप है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
तो उत्तर से दक्षिण जाने का क्या था, एक रास्ता था, क्या, उज्जैन। और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। कौन कौन रहते थे भाई? व्यापारी रहते थे नगरों में, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे, जो काम किया करते थे, पत्थरों को तराशने का काम किया करते। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों में जो है जंगलों से भरा था। ज्यादातर हिस्सा जो मध्य भारत का ज्यादातर हिस्सा था वो कैसा था? जंगल ही जंगल थे। क्यों? लोग क्या है, पहले नर्मदा नदी के तट पर रहते थे ना लोग पहले, तो अधिकांश जो इलाका था वो किससे था? जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग क्या करते थे? फल फूल संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में जो है लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। देखो साम्राज्य बहुत बड़ा था और नगर भी बहुत सारे थे, तो अलग अलग इलाकों के लोग क्या करते थे? भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, ठीक है ना। जैसे कि आज हमारे है, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी भाषा बोली जाएगी, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया भाषा बोली जाएगी। समझ पाए? तो अलग अलग इलाकों में लोग क्या करते थे? अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे। अब आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो देखो वहां पे क्या साउथ इंडियन खाना मिलता है। साउथ इंडियन इडली सांभर डोसा नहीं मिलता है। तो उनका खाना भी क्या था? जैसे भाषा अलग अलग थी वैसे खान पान भी उनका क्या था? अलग अलग था। यहां तक कि उनकी जो अलग अलग किस्म की पोशाक भी थी। पहनने का जो पोशाक होती है, कपड़े भी क्या अलग अलग तरीके के पहनते। जैसे पंजाबी हो गए, वेस्टर्न हो गए, ठीक, अमेरिकन हो गए, अलग अलग पोशाक हो गई। हरियाणवी अलग पहनते, राजस्थानी के कपड़े देखोगे वो चूड़ी कितनी मोटी मोटी नहीं डाल के रखते हाथों में, पैरों में भी, गले में भी। तो सब वो क्या है? पोशाक होती है। क्या होती है? तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग पोशाक भी पहना करते थे। वंश की अगर हम बात कर ले, वंश की शादी है ना अभी, वंश की शादी है ना अभी। कौन है वंश? देखो, एक ही परिवार के कई सदस्य, एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। एक तो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका बेटा था, नहीं वो तो पोता था, इसका बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो हुआ ना दादा? ये अशोक इसका बेटा है और ये इसका बेटा है, तो ये दादा हुआ कि नहीं हुआ? ये पिताजी हुए। तो ये क्या हुए? इसी को कहा जाता है वंश। भाई दादा पहले साम्राज्य का सम्राट था, फिर उसके बाद बेटा बना, बेटा के बाद उसका बेटा बना अशोक, तो इसी को बोलते हैं वंश। अब देखो राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे होते हैं। राज्य 28 राज्य से अगर हम मान लेते हैं भाई हमारे साम्राज्य में 28 राज्य हैं, तो वो साम्राज्य से भिन्न कैसे होंगे? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। भाई राज्यों में कम संसाधन की जरूरत होगी तो साम्राज्य में ज्यादा संसाधन की जरूरत। संसाधन मतलब हुआ भाई पानी, बिजली, सारी चीजें ज्यादा चाहिएगी, सेना ज्यादा चाहिएगी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में जो है क्या टैक्स इकट्ठा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? टैक्स, कर इकट्ठा करना पड़ता था, क्योंकि हर चीज काम कराने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करते थे? अधिकारियों की जरूरत होती थी। क्या होती थी? बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होती थी। वो क्या करते थे? टैक्स इकट्ठा करते थे। क्या करते थे? टैक्स इकट्ठा करते थे। और साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। भाई मौर्य साम्राज्य क्या था? बहुत बड़ा था। इधर देखो बच्चे, ऐसे नहीं करते हैं। मौर्य साम्राज्य क्या था? बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा था। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र राजधानी थी ना, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर जो है सम्राट का सीधा साधन था। सीधा क्या था? क्या था? सीधा क्या था? साधन। ठीक से याद करो, क्या बोला मैंने? साधन होगा, बोलो। शासन होगा। क्या होगा? शासन। पाटलिपुत्र पर सीधे शासन था, ठीक है ना। उसके पाटलिपुत्र पर और इसके जो आसपास का इलाका था उस पर सीधा शासन किसका था? सम्राट का था। किसका था? सम्राट का। और इस इलाके के गांव और शहरों के जो किसान थे, ये पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र पर जो शासन था किसका था? सीधा सम्राट का था। और इस क्षेत्र के और इसके आसपास के क्षेत्र के जो किसान थे, पशुपालक थे,
शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उनसे क्या है, कर इकट्ठा करने के लिए, उनसे कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करी जाती थी। किसकी नियुक्ति की जाती थी? अधिकारियों की नियुक्ति की जाती। मतलब पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो क्षेत्र में लोग रहते हैं ना, अब कौन कौन से लोग रहते हैं? पशुपालक भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं, शिल्पकार भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं। तो उनसे जो टैक्स इकट्ठा होगा, उनसे टैक्स इकट्ठा करने के लिए कौन होगा? अधिकारी होगा। तो अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता था? राजा करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, भाई राजा ने कोई आदेश दिया और उसको नहीं माना, जैसे कि आप लोग हो, आप मैं बोल देता हूं कि कब बोला था लाइट आ जाएगी तो तुरंत अंदर आ जाना, फिर फोन करना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही उस समय पे जो राजा की बात नहीं मानता था, ठीक है ना, बात ना मानना तो क्या हो गया, उसको शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे? उल्लंघन करना। क्या बोलेंगे? उल्लंघन करना। क्या बोलेंगे? तो उसे राजा जो क्या है, अधिकारी उनको सजा देते थे। भाई जो राजा की बात का उल्लंघन करते थे तो वो अधिकारी क्या करते थे? उन्हें सजा देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता, सैलरी भी मिलती थी। कई अधिकारी ऐसे थे जिनको क्या क्या मिलता था? पैसे भी मिलते थे महीने में। अब देखो बात करते हैं हम किसकी? देशवाहक की। किसकी? देशवाहक। देश तो मतलब हो गया देश, ठीक। देशवाहक देखो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। देशवाहक का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति है, उसको क्या बोला जाता है? देशवाहक बोला जाता है। अधिकारी जैसे थे ना, तो इसको अधिकारी मान लो एक तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर क्या करते थे? नजर रखते थे। ये जो देशवाहक थे ये करते थे, क्या करते थे? इनका क्या काम था? भाई जो अधिकारी नियुक्त किए हैं राजा ने कर लेने के लिए, उनकी जासूसी करता था खुफिया तौर पे, कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, टैक्स लेने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो उसका किसका काम था? वो देशवाहक का नजर रखने का काम था। और इन सब के ऊपर होता था सम्राट। कौन होता था? सम्राट, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से क्या करता था? सब पर नियंत्रण करता था। क्या करता था? सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य साम्राज्य में भी जो है ना, कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य में क्या थे? कई छोटे छोटे क्षेत्र थे और प्रांत। क्या थे? प्रांत। जैसे कि हमने गांव के बारे में पढ़ा, गांव का प्रशासन पढ़ा, और किसका? नगर का प्रशासन पढ़ा, ठीक। नगर का प्रशासन पढ़ा। गांव में प्रधान टैक्स वसूली करता था, शहर में पार्षद। पढ़ नहीं रहे हो भाई आप लोग, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। रिवीजन करो, ठीक है। क्या करो? रिवीजन करो। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्या थे? क्षेत्र थे और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। क्या किया जाता था? अब देखो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे, इन पर जो नियंत्रण है कहां से किया जाता था? तक्षशिला और या उज्जैन। मतलब थे तो ये और कई, लेकिन इन पर जो शासन किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था, वो उज्जैन में रहकर और तक्षशिला में रहकर किया जाता था। राजधानियों से क्या किया? ये क्या थी? राजधानियां थी, इनसे शासन किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। क्या किया जाता था? नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? राजकुमारों को इन क्षेत्रों का या प्रांतों का क्या है? गवर्नर बनाया जाता था। जैसे कहने का मतलब यह है, ये जो राजधानियां है, यहां से खड़े होकर जो है ना, क्या है, दूरबीन से देखते थे। ये इन क्षेत्रों और प्रांतों को दूरबीन से नहीं हो गया, ऐसे ही हो गया ना भाई। किसी इलाके से ये राजधानियां थी, इन राजधानियों से इन क्षेत्र या प्रांतों पर जो ये नियंत्रण किया जाता था यहीं से। और यहाँ पर क्या है? राजकुमारों को जो है क्या किया जाता था? गवर्नर बनाकर यहाँ पर भेज दिया जाता था। गवर्नर के रूप में जो है कार्य करते थे कौन? राजकुमार। इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही जो है माना जाता था। इन जगहों पर क्या है? स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। और इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? मार्गों पर नियंत्रण रखने की कोशिश और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश। क्यों? क्योंकि मार्गों से क्या आना जाना होता है भाई, लोग अगर कोई सामान लेके आएंगे तो मार्ग से ही आएंगे या नदी से आएंगे। तो आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि क्या, आने जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहां से उन्हें जो भी संसाधन, कर, टैक्स या भेंट, गिफ्ट भी मिलते थे ना, उसे इकट्ठा किया जाता था, एक जगह इकट्ठा कर लिया। और अर्थशास्त्र में लिखा है उत्तर पश्चिम
में जो है क्या कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। क्या था, अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या है, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा कि उत्तर पश्चिम में कंबल और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। संसाधन नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो संसाधन थे वो नजरानों के रूप में क्या किए जाते थे, इकट्ठे किए जाते थे। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। अंत में कौन सा आया भाई, लोग आए, फिर थोड़ा रोड आया, पहाड़ आया, फिर उसके बाद अंत वाले इलाके आ गए। तो वहां रहने वाले लोग काफी हद तक जो है स्वतंत्र थे, उन पर अधिकार नियंत्रण नहीं था, वो क्या थे, स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी, लेकिन उम्मीद उनसे भी की जाती थी जो लोग जो है ना क्या है, जंगल वाले इलाके में आते थे, और वहां रहने वाले लोग काफी हद तक क्या थे, स्वतंत्र थे। लेकिन उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को क्या करे, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम ये ला कर दें। उनसे बहुत सारा काम चलेगा। वे हाथी पालतू बनाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे सेना में काम में लाने के लिए। लकड़ी से काफी काम होते थे। मधु किसको बोलते हैं, शहद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शहद को बोलते हैं। और मोम जैसी चीजें को लाकर दें। तो जंगल में रहने वाले लोगों से जो है ना ये उम्मीद रखी जाती थी। अब हम बात करेंगे, देखो अशोक एक अनोखा सम्राट था, ठीक है ना। हमने अभी अशोक के बारे में बात नहीं करी। अशोक क्या था, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मौर्य वंश का मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन, अशोक। इससे वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख लिखवाए ना, तो अभिलेखों के द्वारा जो है अपने संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा जो है पहला शासक था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले, प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। किसमें मिले, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं ज्यादातर अभिलेख। अब अशोक की बात करते हैं। देखो कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो एक अशोक का अभिलेख है वही करता है, उसी से हमें जानकारी मिलती है। अशोक ने क्या किया, एक अभिलेख लिखवाया जिसको बोलते हैं कलिंग का क्या है, अभिलेख। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो वो बात क्या थी, राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय प्राप्त की। वो राजा बना, 8 साल हो गए, उसके बाद कलिंग विजय प्राप्त करी, ठीक है ना। कलिंग जो है किसका, उड़ीसा का नाम है। कहां, किसका नाम है, उड़ीसा का। उड़ीसा पे आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त करी। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया। जब अशोक ने कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया, तो कितने 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों, जबकि किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, जब भी किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं, अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं। अब देखो अशोक क्या सोच रहा है, अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय कर लिया। अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया तो इसमें बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को बंदी बना लिया। तब अशोक को क्या एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, फिर अशोक ने क्या किया, धम्म, क्या है, धम्म पालन करने का निश्चय किया। और इसकी शिक्षा, धम्म की शिक्षा को क्या है, लोगों में प्रसारित करने का क्या किया, इसने प्रण लिया, एक संकल्प लिया। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय से ज्यादा अच्छा है। भाई मार काट करने से ज्यादा अच्छा है। इससे जो है धम्म से जो है ना क्या करो, लोगों का दिल जीत लो। और अशोक का यह मानना था, अशोक ने क्या किया कि यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश है। जो कलिंग युद्ध में जो ये अभिलेख लिखवाया ना, ये क्या भविष्य के लिए एक संदेश है। क्या उत्कीर्ण करवाया इसमें कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। मेरे बाद, अशोक क्या कह रहा है इसमें लिखा है
कि मेरे बाद मेरा बेटे और मेरे पोते भी क्या करें, युद्ध ना करें, और इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। युद्ध ना करें, उसको ये सोचे कि भाई धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, ये जो धर्म है इसको कैसे बढ़ाया जाए। अशोक का कलिंग युद्ध की देखो, कलिंग युद्ध, अभी हमने अशोक का युद्ध की बात करी तो कलिंग युद्ध, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा, उड़िया भाषा यहाँ पर बोली जाती है, तो किसका नाम है? उड़ीसा का। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? हैं? नहीं मालूम? देखो कल आपको क्या करना है, हमारे भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपने लिखनी है और उनको याद करनी है, ठीक है ना? लिखनी है और याद करनी है, और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनकी राजधानियां भी आपने लिखनी है। कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक ने क्या किया? कलिंग को जीतने के लिए, जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जीतने के लिए युद्ध लड़ा। लेकिन युद्ध जनहित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें क्या हो गया? युद्ध से वितृष्णा हो गई। क्या हो गई? वितृष्णा हो गई। भाई ये युद्ध जो लड़ा ना, इससे देखा लोग इतने मारे जा रहे हैं, इतने कट रहे हैं, इतने जो है बंदी बना लिए, ठीक है ना? तो एक जो अब देखा ना आपने, आप कभी हर की पौड़ी पे जाना, और हर की पौड़ी पे जो है ना, एक व्यक्ति में एक दिन में गया, तो ऐसा व्यक्ति था, उसके बहुत ओल्ड था, ठीक है ना, बुजुर्ग व्यक्ति था, और इतने इतने तो उनके हाथ थे, और पैर भी जो है मुड़े हुए थे, तो चल भी नहीं सकते थे और ना ही खिसक सकते थे। इतनी तो देखो, आपको देख के जो है क्या होगा? विकट स्थिति मन में उत्पन्न हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ऐसे ही अशोक को जो है ना, अशोक का देखो क्या हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? इस युद्ध से अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। उसकी सोच तो है बदल गई कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। क्या करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे। देखो अशोक क्यों कहा जाता है अशोक एक अनोखा सम्राट? समझ पाए बात को? अब हम बात करते हैं धम क्या है। अभी तक धम नहीं पता ना, धम क्या है? धम क्या है? देखो धम क्या है। अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। ये जो अशोक ने धम बनाया, इसमें जो है क्या, किसी पूजा की और किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को क्या करें? निर्देश दें। अपनी प्रजा को क्या करें? निर्देश दें। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। क्या थी उनमें? संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई कई बार टकराव पैदा हो जाता था। भाई अशोक के साम्राज्य में कई धर्मों के लोग थे, और इससे क्या होता था? लोगों के बीच में क्या टकराव हो जाता था। भाई उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, क्योंकि हमारा भारत क्या है? विविधताओं वाला देश है। क्या है हमारा भारत? विविधताओं वाला देश है, विविधता से संपन्न है। तो अलग अलग जब धर्मों के लोग रहते थे तो क्या है, उनमें कई बार क्या होता था? टकराव हो जाता, लड़ाइयां हो जाती थी, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। क्या किया जाता? क्रूर व्यवहार। जब आप पढ़ रहे थे तो आप क्या बोल रहे थे? दुर्व्यवहार। देखो दुर्व्यवहार भी होता है, ठीक है ना? वो कहता है क्रूर व्यवहार, मतलब दया नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी दया नहीं। चक्कू घोप रहे तो घोपते चले जा रहे हैं, चाहे वो मर गया, पता है मर गया, लेकिन फिर भी घोपते चले जा रहे हैं। क्रूर बोलेंगे उसको, ठीक है ना? एक तो गुस्सा आता है, और एक बहुत गुस्सा आता है, और एक उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। समझ गए? क्रूर और दुर्व्यवहार क्या होता है? स्टेज है दुर्व्यवहार और क्रूर व्यवहार। गुंडा देखते ना, गुंडा जो चक्कू, किसी फिल्म में देखा हो, गुंडा चक्कू मर गया हो लेकिन फिर भी घोपे जा रहा है, घोपे जा रहा है। अब किसी को गोली एक मार दी, मर गया, खोपड़ी में गोली मारी, मर गया, लेकिन फिर भी मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। समझ पाए कि क्रूर और दुर्व्यवहार, और दुर्व्यवहार में संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी दुर्व्यवहार में। समझ पाए? क्लियर होगी बात? इनके अलावा परिसर में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। देखो परिसर में भी कई बार झगड़े हो जाते थे, और पड़ोसियों के बीच भी कई बार झगड़े हो जाते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका क्या है? कर्तव्य है। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों था? क्योंकि उसने क्या किया? महसूस किया। क्या महसूस किया?
कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म की नीति चलाई और अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब इसके लिए देखो, पहले टैक्स के लिए वसूलने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की, अब क्या किया, अब उसने धम्म के लिए जो है धम्म का क्या है प्रचार करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, क्योंकि आप जगह जगह जाओ और लोगों को जो है क्या है ये संदेश दो। क्लियर होगी बात, समझ पाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा का संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। अब कोई चीज पढ़ी हुई, अब कोई चीज लिखी हुई है, अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या जो स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा है उसको पढ़ना आता है तो वो तो पढ़ लेगा, लेकिन अब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा। तो राजा ने निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है हमारे साम्राज्य में, आप उनको पढ़कर सुनाएंगे ये संदेश। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी क्या है दूत भेजे। कौन भेजे, लोगों को भेजा। जैसे अधिकारी नियुक्त किए ना, तो ऐसे ही अधिकारी, दूत किसको बोलेंगे, अधिकारी को ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसने नियुक्त किए और वो बाहर दूर दूर देशों में गए और इसका जो है क्या किया, प्रचार प्रसार किया। अपनी प्रजा के लिए अशोक का एक संदेश था, अपनी प्रजा के लिए क्या था, अशोक का एक संदेश था। क्या था संदेश, क्या था वो सुनेंगे ध्यान से। लोग विभिन्न अवसरों पर क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान क्या होता है, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, नहीं किए जाते थे अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था। समझ पाए ना, कहानी याद आ गई है ना। तो लोग विभिन्न अवसरों पर क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, देखो जब बच्चों का विवाह होता है तब भी अनुष्ठान होता है, बच्चों का जन्म होता है तब भी अनुष्ठान होता है, यात्रा शुरू करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तब वे तरह तरह के क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। लोग नहीं करते हैं, हर चीज पे बर्थडे आया, जन्मदिन आया तो अनुष्ठान कर लिया, कथा करा ली, यज्ञ करा लिया, अभी जागरण करा लिया। तो ये सब क्या अनुष्ठान में आते हैं, किस में आते हैं, पूजा पाठ में आते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक का क्या मानना था, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, इनके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने। दूसरी रीतियां कौन सी हैं, दूसरी रीतियां, बिल्कुल बच्चे जाओ, दूसरी रीतियां कौन सी हैं, ज्यादा फलदायी होंगी। कौन कौन सी, ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। भाई किसी के भी साथ ना हम क्या करें, अच्छा व्यवहार करें। बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को क्या देना चाहिए, सदैव दान देना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। भाई अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप, दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये एक तरह से क्या है, धर्म मान सकते, अगर हम इसको क्या है, धर्म मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, धर्म। भाई हमें अपने धर्म की निंदा, हम अपने धर्म की तो वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं तो वो भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करे और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर कोई ऐसा करता है ना, कोई व्यक्ति कि अपने धर्म की तो बड़ाई कर रहा है और दूसरे धर्म की निंदा कर रहा है, तो वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो अपने ही धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। आदर सत्कार के साथ हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। समझ पाए बात को। ओके, थैंक यू, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। फॉलो करते रहा करो यार।